लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो बीजेपी के होश उड़ गए। बीजेपी ने आत्ममंथन शुरू कर दिया। बीजेपी की समीक्षा में कई बातें निकलकर सामने आई और सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई कि भाजपा के अंदर पावर सेंटर का बंटवारा उनके लिए नुकसानदेह होते गया। सोशल इंजीनियरिंग के तहत कई राज्यों में जहां एनडीए की सरकार है या खुद बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक प्रयोग किया गया था। यह प्रयोग सत्ता में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया गया था, समीकरण को ठीक करने के लिए किया गया था। लेकिन शुरुआती दिनों में इसका फायदा पहुंचा, लेकिन अब वो फायदा नुकसान में बदलते हुए दिख रहा है। भाजपा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की उम्मीदें लेकर मैदान में उतरी थी, लोगों के बीच गई थी, उस तरीके से सफल नहीं हो पाई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की दिन रात मेहनत का नतीजा यह रहा कि बीजेपी मात्र 240 सीटों पर सिमट गई। 400 सीट का लक्ष्य था। अब सवाल यह उठने लगा कि आखिर बीजेपी इस तरीके से पराजित कैसे हो गई। भाजपा जहां अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, जहां सरकारें हैं राज्यों में, उन राज्यों में बीजेपी की हालत खराब। और इसका उदाहरण महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर लोकसभा के चुनाव में इतना नुकसान कैसे हो गया। सबसे ज्यादा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा है। अब जब समीक्षा की गई तो पता चला कि मुख्यमंत्री के बाद वहां जो डिप्टी सीएम बना दिए गए, दो डिप्टी सीएम, तो पावर का जो सेंटर है वो बंटवारा हो गया। अब कार्यकर्ताओं को लगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टी के स्वार्थ से ज्यादा जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष का खेमा अलग हो गया, सीएम का खेमा अलग हो गया, और डिप्टी सीएम अलग अलग जो थे उनका खेमा अलग हो गया। और इस पावर के खेल में बीजेपी पूरी तरीके से उलझ गई। देश भर में कई राज्यों में भाजपा अपने दम पर सरकार में है। उन राज्यों में भी बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सेट किया और एक विशेष जाति को सीएम और दूसरी जाति विशेष को डिप्टी सीएम बना दिया। और जिन राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए गए उनमें समीकरण बनाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसका खमियाजा ये हुआ कि वक्त और नजाकत पहले प्रयोग में सही रहा और दूसरे प्रयोग में 2024 के चुनाव या उसके पहले के चुनाव के पहले जो प्रयोग किया गया था उसका नुकसान हो गया और बीजेपी चुनाव हार गई। अब संगठन के अंदर, भाजपा के अंदर यह सवाल उठने लगा कि क्या जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा गया था, क्या वो जायज है, आगे इसकी जरूरत है या नहीं। तो सवाल यह भी उठने लगा। अब बीजेपी के अंदर से यह बातें की जा रही है कि डिप्टी सीएम बनाने के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि इस बैठक में यह भी तय किया गया, दिल्ली के अंदर या फिर अलग अलग जगहों पर जो बैठकें चल रही है, उस बैठक में यह भी तय किया गया कि डिप्टी सीएम उन राज्यों में तो बनेंगे जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार है। जैसे बिहार में गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। इस तरीके से कई राज्य हैं जहां गठबंधन की सरकार है। जैसे बिहार में गठबंधन की बीजेपी और जेडीयू की अलायंस है और इस गठबंधन में जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी अपने आप को लोगों के बीच यह मैसेज देना चाहती है कि वो सत्ता में बराबर बराबर की भूमिका में है, लिहाजा उन्होंने दो डिप्टी सीएम बना दिए। लेकिन अब बीजेपी यह विचार कर रही है कि जब तक ऐसे राज्यों में एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे तब बेहतर प्रदर्शन हुआ करता था। लेकिन जब से राज्यों में दो डिप्टी सीएम बनाए जाने का जो प्रक्रिया शुरू की गई, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सेट किया गया, उन राज्यों में नुकसान होते हुए दिखाई पड़ रहा। अगर बीजेपी जिस राज्य में गठबंधन के तहत सरकार बनाएगी उसमें अब 2 डिप्टी सीएम की जगह पर 1 डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि जहां गठबंधन की सरकार है वहां डिप्टी सीएम तो होंगे, क्योंकि दूसरे पार्टी के सीएम है तो डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे। ऐसे लोगों को मैसेज जाएगा कि हम सत्ता में बराबर हैं, हमारे पास पावर का सेंटर है। तो पावर की लड़ाई में इस बार पावर विहीन बीजेपी होती हुई दिखाई पड़ रही है।
अब जैसे महाराष्ट्र की बातें करें, महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि वहां जो सरकार है वो शिवसेना की है, शिंदे गुट की जो शिवसेना है उनकी है, शिंदे वहां मुख्यमंत्री है। बीजेपी ने वहां पर अपना एक डिप्टी सीएम दिया हुआ है और अपने सहयोगी एनसीपी को भी एक डिप्टी सीएम दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर जो सत्ता का पावर है वो किसके हाथों में कितना ताकतवर है ये लोग समझ नहीं पाए, और बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे पावरों के प्रभाव में अलग अलग खेमे में आ गए। और पहले क्या होता था कि बीजेपी के अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष होते थे, एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे। जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार हुआ करती थी वहां डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और जिन राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार हुआ करती थी वहां एक सीएम और एक प्रदेश अध्यक्ष होते थे। तो पावर का सेंटर दो जगह होता था, जो सत्ता के साथ रहना चाहते थे वो सीएम के साथ खड़ा होना चाहते थे, और जो संगठन के साथ होते थे वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ होते थे। तो प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय ले लेते थे या संगठन की तरफ से जो निर्णय लिया जाता था वो सरकार पर सीधे तौर पर लागू होता था, और सरकार के जो लोग होते हैं वो उसी सेंटर के तहत अलग अलग हिस्से में काम करते थे, और रिजल्ट भाजपा सबसे ज्यादा सीटों के साथ 300 से ज्यादा सीटें संसद में पिछली बार आई थी। अपने दम पर भाजपा की सरकार, बहुमत का आंकड़ा इस कदर कि रिकॉर्ड टूटने वाला था। नरेंद्र मोदी पिछले रिकॉर्ड से गदगद 400 का नारा दे चुके थे, लेकिन वो नारा नुकसान कर गया। ये वजह बताई जा रही है। दरअसल कई राज्यों की हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि अभी भी बीजेपी कई राज्यों में अपने दम पर मुख्यमंत्री तो है, लेकिन सहयोगियों को और अपने ही दल के, अब सवाल ये उठने लगा कि जब बीजेपी के ही, जैसे उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री हैं और दो डिप्टी सीएम है, और दोनों बीजेपी से ही डिप्टी सीएम है। तो ये सवाल कि भाजपा के अंदर दो डिप्टी सीएम की जरूरत क्या है? जब दो डिप्टी सीएम होंगे तो जो लोग योगी आदित्यनाथ या मुख्यमंत्री से नाराज होंगे वो दोनों में से किसी एक डिप्टी सीएम के पास पावर की तलाश में जाएंगे। और इसमें क्लैश जो है वो निकल के सामने आया कि पावर का सही बंटवारा जो है वो 3 हिस्सों में हो गया, और लोग कंफ्यूज थे कि किस पावर के पास ज्यादा पावर है। और इसी पावर के खेल में भाजपा इस कदर उलझ गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के नतीजे बीजेपी को चौंका गई। हैरान परेशान भाजपा समीक्षा कर रही है, और समीक्षा में यह चीजें खोज के निकाली जा रही है कि क्या सच में पावर का सही तरीके से बंटवारा भाजपा के लिए नुकसानदेह हो गया। जातीय समीकरण खोजने के चक्कर में बीजेपी ने जो खेल किया था वो खेल उनके लिए उल्टा पड़ गया, दाव उल्टा पड़ के नुकसान हो गया। अब आगे बातें की जा रही है कि बीजेपी समीक्षा करेगी, हार पर मंथन होगा, और हार के कारणों की जो समीक्षा की जा रही है उसमें यह तय किया जा रहा है कि भाजपा जिन राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाएगी उन राज्यों में 2 ही फॉर्मूला पर काम किया जाए कि सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग को ठीक करने के लिए जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर, और दूसरा समीकरण अगर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश अध्यक्ष के समीकरण पे। अगर प्रदेश अध्यक्ष किसी विशेष जाति, क्योंकि देश की सियासत में जाति से अलग सोच नहीं सकते हैं, तो पावर को सेंट्रलाइज करने की अब तैयारी एक बार फिर से भाजपा करने जा रही है, और जिसका नतीजा फिर पूर्व की तरफ निकल के सामने आ सकता है। जहां गठबंधन की सरकार होगी वहां अब 2 डिप्टी सीएम नहीं होंगे। यानी बिहार में अगर बात कर लें तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम है, तो यहां पे एक जगह डिप्टी सीएम बनाने की बातें की जाएगी कि जैसे बिहार की बात होगी तो बिहार में सम्राट के पास भी पावर है और विजय सिन्हा के पास भी पावर है। तो बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार के साथ जब तक एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे, जब सुशील मोदी हुआ करते थे तो अकेले डिप्टी सीएम हुआ करते थे, 2005 से एनडीए की सरकार हुआ करती थी, लेकिन एनडीए गठबंधन में कभी इस तरीके के दरारें निकलकर सामने नहीं आई और नतीजे बेहतर होते गए। लेकिन इस बार जब सम्राट और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम है तो नतीजे बिगड़ गए। उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे जो डिप्टी सीएम है, तो इस तरीके के डिप्टी सीएम के होने की वजह से पावर का बंटवारा हुआ, और इस पावर के चक्कर में जैसे बिहार के अंदर ही सम्राट चौधरी कुछ अलग राग बोलते हैं और विजय सिन्हा उससे अलग चले जाते हैं, तो दोनों को दिखना है कि सबसे ज्यादा डिप्टी सीएम होने के नाते पावर मुझे भी इक्वल है। सम्राट को भी लगता है कि इक्वल पावर मेरे पास भी है, विजय सिन्हा को लगता है कि इक्वल पावर है। तो ये 2 पावर के चक्कर में अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कंफ्यूज है कि वो सम्राट के साथ रहना बेहतर समझते हैं या फिर विजय सिन्हा के साथ। और इधर सम्राट और विजय सिन्हा के चक्कर में बीजेपी के प्रति उनकी ईमानदारी कम हो जाती है, वो सम्राट चौधरी के प्रति ईमानदार और निष्ठावान हो जाते हैं,
तो कुछ लोग विजय सिन्हा के साथ निष्ठावान और ईमानदार हैं, और इनके ईमानदार होने से भाजपा के प्रति इनकी ईमानदारी कम होती है। ये समीक्षा में बातें निकल के सामने आ रहा, और यही वजह है कि अब भाजपा ने यह तय किया है कि ऐसे 2-2 डिप्टी सीएम वाले चेहरों को हटाया जाए, और राज्यों में अगर एनडीए की सरकार है तो एक डिप्टी सीएम समीकरण मंत्रियों के हिस्से में आ जाएंगे। समीकरण का जो होगा वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो उसमें जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। इस तरीके के फॉर्मूले अब बन सकते हैं। तो हार के बाद कई मुद्दे पर समीक्षा की जा रही है, और इनमें से एक समीक्षा बीजेपी के पास ये भी निकल के सामने आई, और जिन समीक्षाओं की चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी भी देश के अंदर तकरीबन 7 से 8 राज्यों में बीजेपी 2-2 उप मुख्यमंत्रियों के सहारे या 2-2 डिप्टी सीएम के साथ सरकारें चला रही है, और ये उनके लिए नुकसानदेह होते हुए दिख रहा है। अब संगठन के कई लोग सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी आला कमान सोचने पर विवश है कि आखिर फैसले किस तरीके से लिए जाए। हालांकि जो इनपुट मिला है, ये इनपुट सूत्रों के हवाले से है, जानकारी है, लेकिन हार की समीक्षा और इस तरीके की बातें खुलेआम हो रही है।